इस मूवी की शुरुआत उसी जगह से होती है। यहाँ पर जहरीले बेरीज खाने की वजह से ये तीनों ही मारे जाते हैं। और अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप इसका पहला पार्ट जरूर से देख सकते हैं, जिसे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और इसलिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके दूसरे पार्ट को, जहाँ समुद्र के बीचों बीच एक कश्ती को दिखाया जाता है जिसमें रिचर्ड, एमलिन और उनका बेटा होता है। रिचर्ड के पिता अपने क्रू मेंबर्स के साथ उस कश्ती को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो रिचर्ड और एमलिन की मौत हो चुकी थी, जबकि उनका बेटा पेडी अभी भी जिंदा होता है। उनके बेटे की जुबान पर एक ही नाम होता है, रिचर्ड का। उन्हें लगता है कि शायद इसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का नाम पेडी होता है। अब इस शिप के ऊपर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है। सारा एक विधवा औरत है और उसके पास एक बच्ची होती है जिसका नाम लिली है। रिचर्ड और एवलिन के बाद अब सारा ही उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने ही पास रखने का फैसला करती है। इसके बाद ये सभी लोग घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन शिप के ऊपर हैजा नाम की बीमारी फैल जाती है जिसका उस समय किसी के पास भी एंटीडोट नहीं होता है और इसके चपेट में लगभग सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए शिप के सभी लोग यही फैसला करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को एक छोटी सी नाव की मदद से यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिससे उन्हें समुद्र में कोई ना कोई तो जरूर ढूंढ लेगा और उनको बचा लिया जाएगा। अब इनकी जिम्मेदारी कैंडी नाम के आदमी को दी जाती है। अब कैंडी सारा और दोनों बच्चों को नाव में बिठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन आगे जाकर सारा जब उससे पानी मांगती है तो वो उसे पानी नहीं देता। वो उससे कहता है कि हमारे पास पानी की कमी है और हम पानी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। दरअसल कैंडी अच्छा आदमी नहीं होता है, लेकिन प्यास की वजह से दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं, जिससे कैंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा से दोनों ही बच्चों को चुप कराने के लिए कहता है। लेकिन प्यास की वजह से दोनों ही बच्चे चुप नहीं होते हैं, जिससे कैंडी उन बच्चों को उठाकर पानी के अंदर फेंकने लगता है। लेकिन तभी सारा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर पानी के अंदर फेंक देती है। अब सारा को उन बच्चों के साथ इस कश्ती पर एक दिन गुजर जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जाना कहाँ है। लेकिन सारा की जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। इसलिए वो समुद्र की लहरों को पार करते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। दोनों ही बच्चे प्यासे होते हैं, इसलिए सारा उनको नारियल पानी पिलाने लगती है। दरअसल इस आइलैंड पर सभी चीजें मौजूद होती है। यहाँ पर खाने के लिए फल और पीने के लिए भरपूर मात्रा में शुद्ध पानी होता है। ये जगह रिचर्ड के लिए कोई नई जगह नहीं होती है, क्योंकि रिचर्ड अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहता था। रिचर्ड और एमलिन इसी आइलैंड पर रहा करते थे और उनका बच्चा पेडी, जिसे सारा रिचर्ड समझती है, वो भी इसी आइलैंड पर पैदा हुआ था। इसलिए वो सारा को एक जगह की ओर ले जाने लगता है। सारा जब वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और ये झोपड़ी रिचर्ड और एमलिन ने अपने लिए ही बनाई थी। सारा जब उसके अंदर जाकर देखती है तब उसके अंदर का सारा सामान वैसा ही था जैसा रिचर्ड और एमलिन छोड़कर गए थे। यहाँ पर ये बच्चा उस जगह को अच्छे से पहचान लेता है और वो अपने माँ बाप को तलाश करने लगता है, लेकिन इस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। ये देखकर रिचर्ड रोने लगता है, लेकिन सारा उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद सारा फैसला करती है कि जब तक इन्हें कोई ढूंढता हुआ यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक वो इन बच्चों के साथ यहीं पर रहेगी और सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करेगी। अब एक दिन सारा इन बच्चों को सुला रही होती है, तब उसे ड्रम बजने की कुछ आवाज़ें आती है। सारा जब बाहर जाकर देखती है तो वो आइलैंड की दूसरी तरफ से आ रही होती है। ये आवाज़ें सुनकर सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। अब इनको इसी तरह से इस आइलैंड पर कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद फिर से सारा को वही आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सारा थोड़ा हैरान होती है। इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगती है और उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि ये आवाज़ें हर 3 महीनों में आती है। इस कागज़ के टुकड़े पर एमलिन और रिचर्ड ने ही लिखा होता है कि ये आवाज़ें हर 3 महीने में आती है, क्योंकि उनको भी यही आवाज़ें आया करती थी। और इस ड्रम की आवाज़ें यहाँ पर आने वाले आदिवासी लोगों की होती है, जो कि यहाँ पर हर 3 महीने में आकर बलि चढ़ाते हैं। सारा यह देखकर काफ़ी डर जाती है, इसलिए जब भी उसको वो आवाज़ें आती है वो घर की सभी लाइट्स को बंद कर देती है और अपने बच्चों से भी उस ओर कभी न जाने की कसम लेती है। इसी तरह से इन लोगों को इस आइलैंड पर 8 साल गुजर जाते हैं और ये लोग यहाँ पर सर्वाइव करना सीख लेते हैं। सारा अपने बच्चों के लिए एक टीचर होती है और वो उनके हर एक डाउट को क्लियर करती है। लिली अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा शरीर आपकी तरह कब तक हो जाएगा? तब सारा उसको बताती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे। यहाँ पर सारा दोनों ही बच्चों को इस बारे में डिटेल में बताने लगती है। अब मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है और इनकी छत से पानी नीचे गिरने लगता है, जिससे सारा ऊपर जाकर छत को संभालने लगती है। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से सारा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। सारा को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो अपने बच्चों को एक जगह पर लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदना और मुझे उसमें डालकर मिट्टी से दबा देना। अब सारा की मौत हो जाती है और बच्चे उसे गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना देते हैं। अब इन बच्चों को सारा के बिना इस आइलैंड पर कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो चुके थे। यहाँ पर रिचर्ड लिली के पास आता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है।
जिसमें उन्हें अंडे छुपाने होते हैं और जो जितने अंडे छुपाएगा वही जीतेगा। लेकिन लिली इस गेम को आसानी से जीत जाती है। अब रिचर्ड इसके बदले में समुद्र के अंदर जाता है और एक मोती को लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। ये मोती लिली को काफी ज्यादा पसंद आता है। ये दोनों ही अब जवान हो चुके थे, जिसकी वजह से इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और एक दूसरे को छुप करके देखा भी करते थे। एक दिन रिचर्ड मछलियां पकड़ने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक शार्क मिलती है, लेकिन रिचर्ड हमेशा की तरह शार्क को धोखा देकर उससे बच जाता है। ये बात जब लिली को पता चलती है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो और वो उसका मजाक बनाने लगता है। रिचर्ड लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छुप करके देखा करती हो। तब लिली भी रिचर्ड से कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे छुप करके देखा करते हो। तब रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है और मैं अगर अब भी तुम्हें देखता हूँ तो इसमें क्या ही बुराई है। लेकिन लिली इस बात पर गुस्सा हो जाती है और रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बातों ही बातों में ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब लिली रिचर्ड को अपने आप से दूर कर देती है और उसे कहती है कि हमें अब अलग सोना चाहिए। लिली जब एक दिन अकेले सो रही होती है तब उसके बिस्तर पर खून लगा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन बाद में उसे याद आता है कि ये उसका फर्स्ट पीरियड है। इसके बाद लिली नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा है, क्या तुम ठीक हो? तब लिली रिचर्ड से कहती है कि माँ ने एक दिन बताया था कि जब मैं एक लड़की से औरत हो जाऊंगी तब वो खून मेरे अंदर से आएगा और ये खून वही है। अगली सुबह रिचर्ड जब अपने बिस्तर पर होता है तब लिली भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन रिचर्ड ने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जिसकी वजह से लिली उसका मजाक बनाने लगती है। अब रिचर्ड लिली से यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिली अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं लेन की दूसरी ओर जा रहा हूँ, लेकिन लिली उसे वहाँ जाने से रोकती है। वो उसे कहती है कि माँ ने वहाँ जाने से मना किया था। तब रिचर्ड उससे कहता है कि वो तुम्हारी माँ थी और उनके बने हुए नियम सिर्फ तुम पर ही लागू होते हैं, मेरे ऊपर नहीं। वो लिली की बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे कुछ कंकाल मिलते हैं और इसके साथ वो आदिवासी लोग जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर रिचर्ड अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है और वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद ये आदिवासी लोग बलि देने के लिए अपने कार्यों को करने लगते हैं, जिसे रिचर्ड छुपकर देखने लगता है। लेकिन तभी एक आदिवासी उसके पास आ जाता है। अब रिचर्ड के पास मौका था उसे मारने का, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद रिचर्ड वापस आ जाता है जहाँ पर लिली उसे देखकर काफी खुश होती है और इन दोनों को ही एहसास हो चुका था कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद ये दोनों और ज्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि शादी के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड और लिली को समुद्र के अंदर एक शिप दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लकड़ियां जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इन्हें दिखाई देता है कि एक छोटी सी नाव इनकी तरफ आ रही है। जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तब उनमें से एक कैप्टन उतरता है, जो कि पानी की तलाश में यहाँ पर आया होता है और उसके साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है। जहाँ पर सिल्विया को लगता है कि रिचर्ड और लिली दोनों ही भाई बहन है, लेकिन लिली उसको बताती है कि रिचर्ड उसका हस्बैंड है। इसके बाद रिचर्ड और लिली इन सभी लोगों को लेकर अपने घर पर जाते हैं और इनको डिनर कराने लगते हैं। इन लोगों को इनका डिनर बहुत पसंद आता है, इसलिए सिल्विया रिचर्ड से काफी इम्प्रेस होती है और वो उसको पसंद करने लगती है। अगले दिन रिचर्ड और लिली सभी लोगों को लेकर एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ से ये पीने के लिए पानी ले सके। रात को सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, लेकिन लिली को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पहली बार जलन का एहसास होता है, इसलिए सिल्विया के जाने के बाद वो रिचर्ड से कहती है कि वो सिल्विया से दूर रहे। अगले दिन सिल्विया रिचर्ड को अकेले में बुलाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड सिल्विया को लिली कहकर बुलाता है, जिससे सिल्विया को काफी गुस्सा आता है और उससे कहती है कि मैं सिल्विया हूँ। तब रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने लिली से शादी की है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर सिल्विया उसे थप्पड़ मार देती है, इसलिए रिचर्ड यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाई जाता है कि लिली नहा रही होती है, लेकिन कैप्टन का नौकर उसे नहाता हुआ देख रहा होता है, जिससे लिली को बुरा लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है। तब वो उसका पीछा करने लगता है और घर जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो मोती कहाँ पर है जो तुम अपने बालों में लगाती हो। दरअसल इस नौकर की नज़र उस मोती पर होती है, जिसे रिचर्ड ने समुद्र के अंदर से निकाल कर लिली को दिया होता है। अब लिली अपनी जान बचाने के लिए उस मोती को दे देती है, पर इसके बाद भी वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, लेकिन इस नौकर के पास बंदूक होती है, जिससे वो रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है। गोली की आवाज़ कैप्टन और सिल्विया तक पहुंच जाती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागने लगता है। तब वो नौकर भी उसका पीछा करने लगता है। दरअसल रिचर्ड उसे वहाँ पर ले जाना चाहता है जहाँ पर शार्क रहती है। अब वो नौकर उसका पीछा करते हुए एक जगह पर गिर जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। रिचर्ड शार्क के पास पहुंचकर पानी के अंदर कूद जाता है और वो नौकर भी उसका पीछा करते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है,
लेकिन उसके सर से खून आने की वजह से शार्क उस तक पहुंच जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद रिचर्ड वापस लिली के पास आ जाता है और उसे बताता है कि कैप्टन यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनके साथ चले जाना चाहिए। लेकिन लिली जाने के लिए मना कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इसके साथ ही वो रिचर्ड को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश होता है, लेकिन लिली अपने बच्चे को एक ऐसे समाज में जन्म देना नहीं चाहती है जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। इसलिए रिचर्ड लिली के साथ इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है। अब कैप्टन और सिल्विया इन दोनों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और ये दोनों अपनी लाइफ को फिर से उसी तरह से जीने लगते हैं। यहाँ पर इनको कई साल गुजर जाते हैं और इन्हें एक बच्चा होता है जो कि एक लड़की है और ये उसको अच्छी तरह से पाल रहे होते हैं जिस तरह से ये खुद बड़े हुए हैं। अब ये दोनों ही इस बच्ची के साथ इस आइलैंड पर और ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियो।